नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने देश को दिया खास तोहफा, 5G सर्विस की लॉन्च। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत 8 शहरों में मिली सुविधा। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने की चार्जशीट पेश। पार्थ चटर्जी को बताया घोटाले का मास्टरमाइंड। आरोप पत्र में 16 लोगों के नाम। दिल्ली हाईकोर्ट से सत्येंद्र जैन को लगा बड़ा झटका। केस ट्रांसफर करने के खिलाफ दायर याचिका हुई खारिज। पीएफआई के निशाने पर आरएसएस के 5 नेता। छापेमारी में मिली लिस्ट। गृह मंत्रालय ने दी व्हाइट कैटेगरी सिक्योरिटी। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए खड़गे और शशि थरूर के बीच होगी जंग। राजस्थान में सीएम को लेकर तकरार। गहलोत गुट के विधायकों ने खोला मोर्चा। आज शुरुआत एक खास खबर के साथ। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत में 5G सर्विस लॉन्च हो गई है। पीएम मोदी ने 5G सर्विस लॉन्च की है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत 8 शहरों में 5G की सर्विस मिल रही है। लॉन्चिंग के साथ ही भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां लेटेस्ट जनरेशन की टेलीकॉम सर्विसेज मिलेंगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि में एक बड़ा कदम है। कई लोगों ने मेरे आत्मनिर्भर भारत के सपने का मजाक उड़ाया। लोग सोचते थे कि तकनीक गरीबों के लिए नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास था कि तकनीक हर घर तक पहुंच सकती है। देश में 5G सर्विस की शुरुआत हो गई है। भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि। देखिए, भारत के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो घोषणाएं इस कार्यक्रम के दौरान की गई, उससे एक भारतीय होने पे फक्र महसूस होता है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लॉन्च किया तो राजनीति और पीछे जो कुछ हुआ है उन पन्नों को पलटना जरूरी है। जब डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया गया, जब डिजिटल मनी ट्रांसफर के बारे में प्रधानमंत्री ने कहना शुरू किया तो सारे लोग हंसते थे, कहते थे कि लोगों को तो पढ़ना नहीं आता, ये कहाँ से स्मार्टफोन और कहाँ से ये पैसे जो है वो डिजिटल ट्रांसफ़र करेंगे। आज की तारीख में देखिए, पान वाले से लेके सब्जी वालों से लेकर के रिक्शा वालों से लेकर ऐसा कोई भी सर्विस नहीं है जहां आज बड़ी आसानी से हम डिजिटली पैसे के लेन देन को पूरा करते हैं। अब इतना बड़ा सपना, इतनी बड़ी चुनौती को हिंदुस्तान के लोगों ने नई तकनीक को किस तरीके से स्वीकारा, और मिरेकल कह सकते हैं इसको, कि हमने सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में कई सारे स्टेप्स को हमने डॉज करते हुए हम अग्रणी देशों में पहुंच गए। एक वाक्य याद आ रहा है, विदेश मंत्री गए हुए थे अमेरिका अपने बेटे के साथ और एयरपोर्ट पे कोविड की चेकिंग हो रही थी, तो उनका बेटा वो तो अमेरिका में ही रहता है, तो जब एयरपोर्ट पे कोविड सर्टिफिकेट मांगा गया तो जयशंकर साहब के बेटे ने अपने पर्स से एक कागज को निकाला और ये कहा कि ये हमारा कोविड सर्टिफिकेट। लेकिन विदेश मंत्री ने बड़े ही फक्र के साथ कहा कि भाई अमेरिका में कागज दिखा रहे हो, हिंदुस्तान में सब लोगों के फ़ोन पे उन्होंने फ़ोन दिखाया। ये क्रांति, हम कई सारे देशों के आगे निकल चुके हैं, लेकिन 5G इट इज गोइंग टू ओपन अ वेरी वास्ट, उसको कह सकते हैं कि नई अपॉर्चुनिटी का अथाह सागर, जिसमें एजुकेशन हो, मेडिकल सेवाएं हो, कृषि हो, वर्कर्स हो। अभी तो खेल शुरू हुआ है। और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी 5G के सर्विसेज को आज उन्होंने लॉन्च किया है और 6G के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका है। देश ऐसे ही आगे बढ़ेगा
और सही नेतृत्व हो, सरकार की समझ, सोच और उनकी दृढ़ संकल्प अगर वो पुख्ता हो तो हिंदुस्तान दुनिया के अग्रणी देशों में अपना परचम लहराएगा। वो भी आजादी के अमृत महोत्सव में ये कार्य। राइट। तो एक तरफ 5G आने से देश में खुशी की लहर है, तो दूसरी तरफ बंगाल में ममता के चहेते पार्थ चटर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सीबीआई ने शिक्षक भर्ती घोटाले में कोर्ट में चार्जशीट पेश की, जिसमें पार्थ चटर्जी, कल्याणम बनर्जी, अशोक साहा, शांति प्रसाद सिन्हा समेत 16 लोगों के नाम है और पार्थ चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है। चार्जशीट में सीबीआई ने दावा किया है कि नियुक्ति से लेकर पैसे लेने तक का सारा काम खुद पार्थ चटर्जी करते थे। नौकरी में धांधली, नंबर कैसे बदले, कौन किससे पैसा लेगा, पैसे कैसे निकाले, ये सब केवल पार्थ चटर्जी को ही पता था। सारी प्लानिंग पार्थ चटर्जी ने ही की थी। शिक्षक भर्ती घोटाले में जो चार्जशीट शामिल हुई है उसमें तो यही लग रहा है कि पार्थ चटर्जी मास्टरमाइंड है। देखिए, मास्टरमाइंड तो था ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन ये जो चार्जशीट है ये दरअसल ममता सरकार, ममता बनर्जी की राजनीति के ऊपर एक कालिख है। कालिख क्यों है? क्योंकि आपने जो नाम लिया और जो 16 लोग जिस इस चार्जशीट में जिनका नाम शामिल किया गया है वो कौन लोग हैं? कोई बोर्ड का अध्यक्ष है, कोई ऑफिस बेरर है, कोई आईएएस है। आप ये समझिए कि ममता बनर्जी के सरकार ने जिन लोगों के ऊपर शिक्षा विभाग को चलाने की जिम्मेदारी दी, ये सब के सब हमाम में नंगे साबित हुए। गरीब गरीब लोगों को इन लोगों ने ठगा। जो टैलेंटेड लोग थे, जो परीक्षा पास करके जिनको नौकरी देनी थी, उनको आपने उस लिस्ट से बाहर कर दिया और पैसे खाकर आपको आश्चर्य होगा कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये जघन्य जो पाप हुआ है, जो लोग पैसे नहीं दे पाते थे उनको नौकरियां दे दी जाती थी और जो सैलरी मिलती थी उससे वो ईएमआई की तरह अपना वो पैसा चुकाते थे। मतलब सिर्फ घूसखोरी में ईएमआई का सिस्टम पहली बार ममता बनर्जी के सरकार में देखने को मिला। घोटालों में जब भी नाम गिना जाएगा कि कौन कितना, जिसको अनोखा घोटाला, उसमें ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला ममता सरकार के द्वारा किया गया है, ये उसमें बहुत ही लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आ रहा है। और वैसे भी पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार और घोटाले में नंबर 1 बनता जा रहा है। बिल्कुल नंबर 1 हो चुका है जी। तो बंगाल में पार्थ चटर्जी को झटका लगा है और दिल्ली में केजरीवाल के चहेते सत्येंद्र जैन को झटका लगा है, क्योंकि सत्येंद्र की जमानत याचिका को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने के आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी जज या अथॉरिटी की ईमानदारी का सवाल नहीं है, बल्कि ये याचिकाकर्ता का अधिकार क्षेत्र था। जैसा कि जिला जज ने अपने आदेश में कहा है कि एक पक्ष को कुछ आशंका थी जिसकी वजह से याचिका ट्रांसफर की गई। बता दें कि सत्येंद्र जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन को हाईकोर्ट से कितना बड़ा झटका? बहुत बड़ा झटका है। ये पहले ये जज गीतांजलि के पास ये केस चल रहा था, तो ईडी अपने हिसाब से सबूतों को रखती थी, कागजात दी, ये बताया कि 37 इस तरह के शेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां जो जिनका धंधा ही ब्लैक मनी को वाइट करने का है, उनसे सत्येंद्र जैन का रिश्ता है। और 4-6 तो ऐसे हैं कि जिसमें वो डायरेक्टर रहे हैं या उनके परिवार का सीधा सीधा कंट्रोल है। लेकिन जज साहिबा कन्विंस नहीं होती थी, भाई कागज ही दिखाया जाता है फर्जी कंपनी है। फिर कोर्ट के आदेश पे उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया, वो भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में। ईडी वाले गए देखने के लिए भाई कैसा इलाज चल रहा है। मालूम चला कमरे के अंदर ना उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ना कोई मशीन लगा हुआ है, ना कोई तार लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, और कमरे के अंदर फर्स्ट क्लास एसी के अंदर वो बैठे हुए हैं और बगल में उनकी पत्नी बैठी हुई है। ये सारी बातें मैडम को सुनाई गई, लेकिन वो उल्टा ही सवाल करती थी कि ये क्या है, वो क्या है। ईडी को लगा कि यहाँ न्याय नहीं मिलेगा,
तो उन्होंने अर्जी लगाई कि भाई जज को बदल दिया जाए, तो जज बदल दिया गया, दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। तो ये लोग चले गए हाई कोर्ट में ये अपील करने के लिए कि ये तो न्यायपालिका की नीयत के ऊपर, उसकी साख के ऊपर, उसकी ईमानदारी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये नया दस्तूर क्यों चल रहा है। लेकिन हाई कोर्ट ने बिल्कुल एक बात साफ रख दी। उन्होंने यही कहा, हाई कोर्ट का पूरा जजमेंट इस आधार पे था कि अगर एजेंसी को इस जज के ऊपर विश्वास नहीं है तो ये उनका अधिकार है कि वो अपने केस को ट्रांसफर करा सकते हैं। और नंबर 2 कि जिस हाई प्रोफाइल का ये व्यक्ति है, ये कट्टर ईमानदार केजरीवाल का चेला है, ये कट्टर ईमानदार, याददाश्त चली गई इसकी, याददाश्त चली गई, फिर भी मंत्री बना हुआ है। तो ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी है, ये बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है। इसको देखते हुए कि अगर ये बाहर जाता है या इसको कुछ रिलीफ दे दिया जाता है तो ये सबूतों के साथ छेड़खानी करने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसीलिए हाई कोर्ट ने झटका दिया केजरीवाल को और सत्येंद्र जैन के लिए मुसीबतें बढ़ती चली जा रही इनके हैं। सारे सपनों और प्लानिंग पे पानी फिर गया। बिल्कुल पानी फिर गया। तो एक तरफ सत्येंद्र जैन पर एक्शन से केजरीवाल टेंशन में आ गए हैं, तो दूसरी तरफ बैन के बाद अब पीएफआई को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल पीएफआई से केरल के आरएसएस नेताओं को जान का खतरा था। एनआईए की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को दे दी है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने केरल के आरएसएस के 5 नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। इन 5 नेताओं की लिस्ट एनआईए को छापेमारी के दौरान केरल पीएफआई सदस्य मोहम्मद बशीर के घर से मिली थी। ये तो बहुत बड़ा पीएफआई की साजिश का खुलासा है। आखिरकार आरएसएस के नेताओं को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, बैन कर दिया गया, उनके दफ्तरों के ऊपर ताले बंद कर दिए गए, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 250 के आसपास लोग जो है गिरफ्तार हुए। आज दिल्ली में भी 19 लोगों का जो कस्टडी है वो 5 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। ये सारी कानूनी कार्रवाई अपनी जगह पे है, लेकिन मूल सवाल ये है कि क्या ये सफिशिएंट है? क्या जो पीएफआई का नेफेरियस डिजाइन है, हिंदुस्तान के अंदर में आतंक फैलाने की जो उनकी जो पूरी प्लानिंग थी, क्या उस प्लान को रोकने में हम कामयाब हो पाए हैं? तो जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वो माइंड बॉगलिंग है। अब ये मोहम्मद बशीर, ये न सिर्फ सदस्य है, बहुत ही हाई रैंकिंग पर्सन है, अध्यक्ष है, हेड है केरल में पीएफआई का। उसके घर से ये लिस्ट निकली। अभी छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज वगैरह निकल रहे हैं उसको एक एक करके खंगाला जा रहा है। उसमें वो लिस्ट आया कि भाई टॉप ये 5 लोगों की हत्या करनी है। लखनऊ में 3 लोग पकड़े गए। वहां मालूम चल रहा है कि उनके पास पूरी तरीके से कैसे बॉम्ब बनाना है, कैसे आईडी तैयार करना है, और ये प्लानिंग कि आने वाले ये दशहरा और दीपावली के दौरान कहां कहां बम धमाके कराने हैं, इसका पूरा डिजाइन इन लोगों ने बना रखा था। तो जैसे जैसे पूछताछ के दौरान कुछ तो बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन चुनौतियों का पहाड़ जो है हमारी एजेंसियों के सामने है। पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने वोट के लालच में इस देश को एक आतंक के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया। जो लोग पीएफआई को डिफेंड कर रहे हैं वो देश के गद्दार हैं, दुश्मन हैं। ऐसे नेताओं, पत्रकारों और ओपिनियन मेकर से बचने की आवश्यकता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आगे कुछ और बड़े खुलासे होंगे? बिल्कुल बड़े खुलासे होंगे, और अगर इनके ऊपर ढिलाई दी गई तो ये कई सारे घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। जी, और आखिरी खबर राजस्थान कांग्रेस में मचे घमासान पर। एक तरफ तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जंग शुरू हो गई है। दूसरी तरफ राजस्थान में अशोक गहलोत की कुर्सी पर संकट बढ़ता जा रहा है। आलाकमान ने 30 सितंबर के बाद सीएम को लेकर फैसला करने का संकेत दिया था। हालांकि नामांकन की आखिरी तारीख निकल गई है, अभी तक पार्टी की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया। खबर है कि गहलोत गुट के विधायकों ने भी अब तक अपने इस्तीफे वापस नहीं लिए हैं। बताया गया है कि गहलोत गुट के विधायकों ने कहा है कि जब तक दिल्ली से अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री पद पर रहने का ऐलान नहीं होगा तब तक इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। ये आखिरकार राजस्थान में क्या चल रहा है? विधायकों की ये कैसे जिद है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी नैया हो गई है कि जिसमें कई सारे छेद हो गए हैं।
हर जगह से पानी जो है वो, हर जगह से प्रॉब्लम, हर जगह से ट्रबल निकल रहा है। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है, इस छेद को बंद करते दूसरे से पानी, उसको बंद करते तीसरे से पानी। यही दिक्कत है। एक चीज तो तय है, ये नैया डूबने वाली है। अभी क्या हुआ कि आप गहलोत को अध्यक्ष बना रहे थे, ठीक है, तो इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया गहलोत साहब के इशारे पे कि हम अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, मुख्यमंत्री ही रहेंगे। लेकिन आपने बहाना क्या ले लिया कि किसी भी कीमत पे पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया जाएगा। बवाल मच गया, खबर भी आ गई, सोनिया गांधी नाराज हो गई, सोनिया गांधी ने बुलाया, डांट लगाई, इन्होंने माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगने के साथ साथ वो एक फ़ोटो भी लीक हो गया कि वो जो नोट्स लेकर के आए थे कि हमें खेत जताना है, हमें ये कहना है, हमें ये भी बताना है कि जो सचिन पायलट जो है वो बीजेपी के साथ जाने वाला है, पार्टी तोड़ने वाला है, 10 करोड़ रुपए उसने बीजेपी से लिए। वो सारा लिस्ट क्या क्या उसने जाकर के सोनिया गांधी को जो बातें बताई, वो ऑलरेडी लिस्ट जो है वो आ गया। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। सोनिया गांधी ने मना कर दिया, अब वो तो अध्यक्ष बनेंगे नहीं, लेकिन एक ओपन एंडेड सवाल छोड़ दिया गया कि कौन मुख्यमंत्री बना रहेगा। इस पे सोनिया गांधी 2-3 दिनों में फैसला लेने वाली हैं। अब फैसला वो क्या लेंगी, तो फिर से वही पॉलिटिक्स, फिर वही खेमेबाजी। अब इन लोगों ने कहा कि अच्छा सोनिया गांधी फैसला लेंगी, हम अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। अगर सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को बना दिया तो फिर हम पार्टी तोड़ देंगे। इस तरह की धमकियां, होता यही है कि जब पार्टी का जो आला कमान है, जो टॉप लीडर है, वो कमज़ोर पड़ जाए तो जो छत्रप होते हैं वो पार्टी के चीफ से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। और यही मुसीबत कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में है। सचिन पायलट को बनाए तो गहलोत जाएंगे, गहलोत को बनाए रखा तो सचिन पायलट जाएंगे। किस छेद को बंद करें, ये सोनिया गांधी के पास इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।